हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 31 मई। आज की हमारी 31 मई की जो भी डेली करंट अफेयर्स रहने वाली है द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर, आज हम इसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज की यहाँ पर हमारी 5 जो करंट अफेयर्स होने वाली है, इस पर हम एक एक करके थोड़ा सा विषय जान लेते हैं। कौन सा विषय है? शॉन कुत्ता। अब ये शॉन कुत्ता ऐसा क्यों है जो फेमस हो चुका है, इसके बारे में देख लेंगे। 1999 का लाहौर का घोषणा पत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट और आज की करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता हुआ था। इन दोनों बीचों के समझौता होने के बाद भी वह समझौता रद्द हो गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था, रद्द क्यों हो गया, इसके बारे में देख लेंगे। नासा का प्री फायर मिशन, ये प्री फायर वो गेम नहीं है जो आप खेलते हो मोबाइल में, है ना। ये नासा का मिशन प्री फायर है, इसके बारे में हम देख लेंगे। पापुआ न्यू गिनी को भारत की सहायता मिली है। अब भारत ने सहायता पापुआ न्यू गिनी की है, तो क्यों की ऐसा? पापुआ न्यू गिनी में क्या हो गया है जो सहायता करनी पड़ी? तो पापुआ न्यू गिनी के बारे में समझ लेंगे, क्यों भारत ने सहायता की और क्यों करनी पड़ी। प्रवाह पोर्टल, ये जो प्रवाह पोर्टल है भारत में किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके बारे में देख लेंगे। 5 करंट अफेयर्स पर बात करेंगे, जो कि मुख्य फोकस है हमारा द हिंदू पर। साथ में आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। साथ में हमारा एंड्रॉइड ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नट लर्निंग ऐप, जिसको डाउनलोड करके आप बहुत सारी मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। यूपीएससी की हो टेस्ट सीरीज, याद रखिएगा, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज हो या फिर स्टेट पीसीएस की टेस्ट सीरीज हो, एसएससी की टेस्ट सीरीज हो, या फिर रेलवे, या फिर मान सकते हो आप लोग किस चीज की, यहाँ पर टीचिंग की, सी टेट, सुपर टेट, अदर वगैरह की टेस्ट सीरीज आप एक बार डाउनलोड करके इस ऐप को जरूर देख लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारी सोशल साइट से या फिर ऐप से ही डाउनलोड, इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आज की हमारी पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, शॉन कुत्ता। ये शॉन कुत्ता क्या है, जिसको हम ढोल डैश भी कहते हैं। अब ढोल कहते हैं शॉन कुत्ता को, 2024 का है और इसके बारे में हम कुछ बातों को समझते हैं। शॉन कुत्ता प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व शॉन कुत्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सोचिएगा, इसका दिवस भी 28 मई को शॉन कुत्ता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब ये जो कुत्ते की फोटो है, इसकी क्यों मनाया जाता है 28 मई को, तो उसके बारे में अगर जाने, ढोल एक मध्यम आकार का कुत्ता है। कैसा? एक मध्यम आकार का कुत्ता है। ये जो अधिकतर दक्षिण एशियाई देशों में, साउथ एशियाई देशों में, याद रखिएगा कैसा, जो साउथ के एशियाई देश हैं वहां पर इसको पाया जाता है। यह एक सामाजिक जानवर है। ये सामाजिक जानवर क्या होता है? क्योंकि ये झुंड में रहते हैं, याद रखिएगा, एक समाज में रहते हैं, मतलब ये अपने जो उनका समाज है कुत्तों का, ये अपने समाज में रहते हैं, मध्यम आकार के हैं, दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं और एक सामाजिक जानवर है जो कि झुंड में रहते हैं और साथ में ही शिकार ये करते हैं। ढोल आंख की बजाय सूंघने की शक्ति से शिकार का पीछा करते हैं, याद रखिएगा। ये बहुत से आपने जानवरों को देखा होगा कि आंख पे ज्यादा ये फोकस करते हैं, लेकिन ये जो शौन कुत्ता है ये सूंघने पर, याद रखिएगा, ये किस पर, सूंघने पर ज्यादा शक्तिशाली है। सूंघने से इसको ज्यादा, इसको समझ में आ जाता है कि हमारा शिकार कहाँ है और उसका पीछा ये कर लेते हैं। वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो क्वोन अल्पाइनस इसका वैज्ञानिक नाम है। क्वोन प्रजाति का एकमात्र मौजूदा सदस्य है। अन्य नाम की बात की जाए तो एशियाई जंगली कुत्ता भी कहते हैं, भारतीय जंगली कुत्ता कहते हैं, ढोल कहते हैं, लाल कुत्ता भी कहते हैं और जंगली कुत्ता कहते हैं। इत्यादि नामों से इसको अलग अलग जगह जाना जाता है। इसकी संरक्षण की स्थिति की बात करते हैं, ये जो इंपोर्टेंट है, 28 मई को इसके दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया है। संरक्षण की स्थिति की बात किया तो आईयूसीएन की लुप्त प्राय श्रेणी में इसको सूचीबद्ध किया गया है। किसमें? जो रेड डाटा बुक होती है उसकी लुप्त प्राय श्रेणी में। सिटीज की बात किया है, परसिस्ट सेकेंड में इसको किया गया है। सिटीज कौन सी है? परसिस्ट सेकेंड। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अगर बात किया है तो अनुसूची सेकेंड में इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो सिटी सेकेंड और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची सेकेंड में इसको सूचीबद्ध किया गया, लेकिन आईयूसीएन को उसको लुप्तप्राय श्रेणी के रूप में रखा गया। परिवेश की बात करेंगे, उसके बाद हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स आएगी। परिवेश बात किया है भारत में वितरण, तो संपूर्ण भारत में, कहां पर? संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत में भी हिमालय की ऊंचाई से लेकर मैदानी इलाकों तक ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। हिमालय की जो ऊंचाई है वहां से लेकर ये जो मैदान है उस मैदान की इलाकों तक ये पाए जाते हैं। अगर हम वैश्विक वितरण की बात की जाए, ये तो भारत की बात होगी, हम वैश्विक वितरण की बात की जाए तो भारत में तो पाए जाते हैं, मध्य एवं पूर्वी एशिया में ही पाए जाते हैं, साथ में चीन में भी पाए जाते हैं और मलेशिया में भी ये देखे जाते हैं। अगर हम इसके खतरों को समझ लेते हैं तो खतरा क्या है इनको, जब तो संरक्षण है, खतरा है तभी तो इनको संरक्षण की स्थिति बन गई है ना, इनको संरक्षण दिया गया है आईयूसीएन सिटीज भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत। खतरा की बात क्या है
इनके जो निवास स्थान है उनको हानि हो रही है, मतलब कि इनके निवास स्थान कम हो रहे हैं। शिकार की बात किया है तो इनके आधार में कमी आ रही है, मतलब जो इनके शिकार है वो इनमें कमी आ रही है। पशु मानव संघर्ष का इनका सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, कैसा, पशु और मानव के बीच में, इनके बीच में एक बीमारी आ रही है और एक संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जिससे भी इनको एक खतरा उत्पन्न होता है। तो ये जो मोटे मोटे खतरे हैं इनको भी एक समझने की जरूरत है। तो अगर भारत में परिवेश पूछा जाए एग्जाम में तो आप बता सकते हो, संरक्षण की स्थिति पूछी जाए तो बता सकते हो, वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हो, क्या होता है शोन कुत्ता। अब आप इसके बारे में परिपक्व हो चुके हो, मोटी मोटी बातें सारी कर ली हैं, इंपोर्टेंट बता सकते हो। आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। 1999 का लाहौर घोषणा पत्र, 25 साल के बाद, कितना, 25 साल के बाद नवाज का कबूलनामा। तो 25 साल के बाद ऐसा नवाज ने क्या कबूलनामा जारी किया है, इसके बारे में समझ लेते हैं। 1999 का जो घोषणा पत्र हुआ था इसको हम देख लेते हैं। तो जल्दी से आप लोगों सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक तो किया नहीं है ना, और लाइक वीडियो करिएगा, पसंद आ रही हो, साथ में कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसमें क्या अपडेट करना है। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपका फीडबैक क्या है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नट लर्निंग ऐप हमारा ऐप है, सोशल साइट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी को ज्वाइन कर लो आप लोग, जिससे कि आपको ही हेल्प मिल सके। 1999 की घोषणा बाद की बात किया है तो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, कौन थे, पाकिस्तान के जो पीएम थे नवाज शरीफ, इनके बीच में और पाकिस्तान ने और भारत के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बीच में, याद रखिएगा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच में और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 1999 के लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन किया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 1999 के लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन किया हुआ है। अब भैया इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको समझते हैं। पृष्ठभूमि इसकी ये है कि घरेलू दबाव और बदलती भू राजनीति ने भारत को अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण, जो ऑपरेशन शक्ति के तहत चलाया गया था, परमाणु परीक्षण करने के लिए मजबूर किया था। आपको पता होगा कि 1999 का वर्ष 11 और 13 मई 1998 का वर्ष हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट था, क्योंकि हमने उस समय परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत किया था, जो कि घरेलू दबाव था और बदलती भू राजनीति को स्पष्ट तौर पर ये अंतरराष्ट्रीय दबाव को मद्देनजर करना पड़ा था। भारत के परीक्षण के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। अब क्योंकि आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा है, दोनों में कंपटीशन लगा रहता है। अब 11 से देखो, 11 और 13 मई के बीच में 1998 में ही भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया। अब पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाता, इसने भी 10 दिन 15 दिन में ही 28 मई को 1998 को इसने भी पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर डाला। जिसके बाद क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक तनाव की स्थिति बन गई, क्योंकि दोनों लोगों ने परमाणु परीक्षण कर लिया। अब स्वाभाविक सी बात थी कि तनाव की स्थिति बनना मजबूर हो गया, तो दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बन गई। इस तनाव को दूर करने के लिए तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, इन दोनों के मध्य में एक लाहौर में शांति समझौता किया गया। अब क्योंकि 1998 में मई के महीने में दोनों लोगों ने परमाणु परीक्षण कर लिया, क्या रखेगा, मई के महीने में क्या किया, परमाणु परीक्षण कर लिया। अब जब परमाणु परीक्षण कर लिया तो दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा सामने आने लगी, तनाव की स्थितियां सामने बनने लगी। अब जब तनाव की स्थितियां सामने बनने लगी तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक लाहौर में शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए। यह शांति समझौता 21 फरवरी 1999 को, याद रखें कब, 21 फरवरी 1999 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और इसी नाम से इसको जाना जाता है। तो लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे 21 फरवरी 1999 को। उसी वर्ष दोनों देशों की सांसदों के द्वारा यह पुष्टि भी कर दी गई थी। ठीक है, मतलब कि जब यह समझौता हुआ तो सांसदों के द्वारा पुष्टि भी फाइनल कर दी गई कि हाँ ठीक है, घोषणा हस्ताक्षर कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इस जो समझौता किया गया, इस समझौते का उद्देश्य क्या था भाई, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ना समझौते के पीछे।
तो उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच में शांति एवं स्थिरता को लाना। जो दोनों देशों के बीच में लड़ाई होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, तो इन दोनों के बीच में शांति लाई सके और स्थिरता लाई जा सके, इन दोनों के बीच में ये चीज लाना था, इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य था। समझौते की शर्तें क्या थी? समझौते की शर्तें के तहत था कि परमाणु शस्त्रागार के विकास एवं परमाणु हथियारों के आकस्मिक एवं अनाधिकृत परिचालन उपयोग से बचने की दिशा में आपसी सहमति बनाई जाए। जो परमाणु हथियार का परीक्षण तो कर लिया, लेकिन उसके शस्त्रागार के विकास और उसके आकस्मिक और अनाधिकृत जो परिचालन ऑपरेशनल था, उसका उपयोग से बचने की दिशा में इस पे आपसी सहमति को बनाए रखा जाए, इसकी सबसे पहली शर्त थी। लाहौर घोषणा ने दोनों देशों के नेतृत्व को परमाणु दौड़ के साथ साथ गैर पारंपरिक एवं पारंपरिक दोनों संघर्ष से बचने की जिम्मेदारी भी दी। लाहौर घोषणा पत्र में कहा गया जो परमाणु अपन ने दौड़ स्टार्ट की है, उस दौर में जो गैर पारंपरिक है और पारंपरिक है, दोनों से संघर्षों से बचने की जिम्मेदारी दोनों देशों ने आपसी में तौर पर ली। अब जब शर्तें हो गई, उद्देश्य हो गया, तो इसका उल्लंघन भी कहीं ना कहीं किया गया। उल्लंघन क्या किया गया? शांति समझौते के कुछ ही महीनों के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठ की, जिसके कारण कारगिल युद्ध हुआ। अब शांति समझौता क्या हुआ? उल्लंघन हुआ। क्यों हुआ पाकिस्तान की ओर से? क्योंकि जब उल्लंघन होना कैसे हुआ कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठ की। अब जब घुसपैठ की तो उसकी जवाबी कार्रवाई तो कारगिल युद्ध तक की नौबत सामने आ गई। कारगिल युद्ध लाहौर घोषणा पत्र की शांति शर्तों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन था पाकिस्तान की ओर से, और उसी उल्लंघन को 25 साल के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, याद रखिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकार भी किया हुआ है कि यह उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से हुआ था। और वर्तमान में कारगिल युद्ध 25 वर्षों के बाद पाकिस्तान अपनी गलती को भी स्वीकार कर चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गलती को स्वीकार इसने कर लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, नासा का फ्री फायर मिशन। अब नासा का फ्री फायर मिशन ऐसा क्या है? क्या कोई गेम है? क्या है, इसको समझते हैं। तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए क्यूबसैट नामक लघु उपग्रह की एक जोड़ी को प्रक्षेपित किया हुआ है। सबसे पहले ये समझो कि पृथ्वी के ध्रुवों पर किस चीज के लिए? ऊष्मा उत्सर्जन के लिए। ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए क्यूबसैट नामक लघु उपग्रह की एक जोड़ी को प्रक्षेपित किया है नासा ने। ठीक है। अब फ्री फायर, इसको उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के ध्रुवों से निकलने वाली जो ऊष्मा उत्सर्जन है उसका अध्ययन करना, ग्रहों के ऊर्जा बजट के बारे में समझना, इसका महत्वपूर्ण जो अंतराल है उसको दूर करना, एनर्जी बजट को, सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर जो एनर्जी बजट है, क्या है? एनर्जी बजट। एनर्जी बजट का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस मिशन में 2 क्यूबसैट लगे शामिल हैं। पहला जो थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से युक्त है, जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में जो उत्सर्जित इंफ्रारेड होती है और सुदूर इंफ्रारेड है, इसके विकिरण को मापन करना इसका पहला उद्देश्य है। ठीक है। पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य में भविष्य में ताप विनिमय संबंधी परिवर्तनों तथा बर्फ के पिघलने, वायुमंडलीय तापमान, वैश्विक मौसम पर प्रभाव पर पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार देखा जा सकता है इसके माध्यम से। क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हम वायुमंडल की सारी चीजों को सटीकता से पूर्वानुमान करेंगे। क्यूब सैटेलाइट एक मानकीकृत कम लागत वाला उपग्रह छोटा डिजाइन है, जिसका उपयोग आमतौर पर तकनीकी प्रदर्शन के लिए किया जाता है या फिर इसका R&D करने के लिए किया जाता है। यह एक नैनो सैटेलाइट की श्रेणी में आता है जिसका वजन केवल 10 किलोग्राम से भी कम है। तो फ्री फायर एग्जाम में आए तो आप थोड़ा सा बता सकते हो। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, प्रवाह पोर्टल। अब ये आरबीआई की फोटो आप लोग बखूबी देख पा रहे हो, तो आरबीआई के द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 3 प्रमुख पहले शुरू की है। प्रवाह प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड हॉट हॉरिजेंटेशन। प्रवाह पोर्टल व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए आरबीआई से विभिन्न प्रकार के विनियामक अनुमोदनों हेतु आवेदन करने के लिए एक सुरक्षित एवं केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच को, वेब आधारित पोर्टल को, मतलब कि आप वेबसाइट के माध्यम से इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल है। और पोर्टल कैसे खुलता है? गूगल क्रोम पे खुलता है या किसी भी वेबसाइट पर ये गूगल के माध्यम से आप खोल सकते हैं इसको। याद रखिएगा कोई ऐप नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो प्रवाह पोर्टल व्यक्ति और संस्थाओं के लिए एक रेगुलेशन के एक केंद्रीकृत सुरक्षित पोर्टल के लॉन्च किया गया आरबीआई ने। फिनटेक
रिपोजिटरी क्या है? यह एक वेब आधारित डेटाबेस है। क्या है? एक वेब आधारित डेटाबेस है, मतलब ये वेबसाइट पर आधारित डेटाबेस है जिसमें भारतीय फिनटेक फर्मों के बारे में व्यापक डेटा को शामिल किया गया है। विनियामक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु फिनटेक परिदृश्य की बेहतर जानकारी भी यहाँ पर सुलभ कराई जाती है। इसके अलावा आरबीआई की एमटेक रिपोजिटरी भी है, शुरुआत की गई है। इसमें बैंकों और एनबीएफसी जैसी जो आरबीआई विनियमित संस्थाएं हैं उसमें उभरती प्रौद्योगिकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि पर ध्यान केंद्रित यहाँ पर यह करती है। आज की हमारी नेक्स्ट अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी को भारत की सहायता। अब भारत को पापुआ न्यू गिनी की भारत ने पापुआ न्यू गिनी को सहायता प्रदान की है। पापुआ न्यू गिनी की स्थिति देख पा रहे होगी, ऑस्ट्रेलिया की है, उत्तर में है। कैसा? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है पापुआ न्यू गिनी, मैप पे आप लोग देख पा रहे होंगे, और इनको मानवीय सहायता दी गई है। अब भारत ने पापुआ न्यू गिनी को सहायता दी है, किस लिए दी है? तो भारत ने विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को तत्काल $1 मिलियन की सहायता प्रदान की। कितना? $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है। पापुआ न्यू गिनी भारत का घनिष्ठ मित्र है यार। कैसा है? एक अच्छा मित्र है, बहुत घनिष्ठ मित्र है। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का साझेदार भी है, याद रखिएगा। पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन FIPIC, तो फिफिक का, या फिर कह सकते हैं कि भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का ये साझेदार है और भारत का बहुत घनिष्ठ मित्र भी है पापुआ न्यू गिनी। वहां पर क्या ये बाढ़ और भूस्खलन आया है, इसीलिए वहां पर ये सहायता भारत ने दी है। अगर हम बात करें, पैसिफिक एक मंच है जिसे वर्ष 2014 में 14 प्रशांत द्वीपों के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। 14 प्रशांत द्वीप कौन कौन से हैं? कुक द्वीप समूह है, याद रखिएगा। कौन सा है? कुक द्वीप समूह है, फिजी है, किरिबाती है, मार्शल द्वीप समूह है, माइक्रोनेशिया है, नाउरी है, न्यू है, पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनी है, समोआ है, सोलोमन द्वीप समूह है, टोंगा है, तुवालू है और वनुआतू है। तो ये जो 14 प्रशांत द्वीप समूह है फिफिक में शामिल है। सभी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब में इनकी स्थिति है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब में ये सभी देश पाए जाते हैं। भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। पापुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है जिसमें न्यू गिनी द्वीप का पूर्वी भाग भी शामिल है। तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है, याद रखिएगा, और न्यू गिनी द्वीप का एक पूर्वी भाग है। द्वीप का पश्चिमी भाग इंडोनेशिया के पापुआ और पश्चिमी पापुआ प्रांतों का हिस्सा है। जो द्वीप का पश्चिमी आधा भाग है वो इंडोनेशिया के पापुआ और पश्चिमी पापुआ प्रांतों का यह हिस्सा है। तो यहाँ पर जो मैंने आज 5 करंट अफेयर्स की बात की है, मोस्ट इंपोर्टेंट थी, द हिंदू न्यूज एनालिसिस पे आई थी। इस पे करंट अफेयर्स पे पूरी बात डेली करता हूँ, आप लोग डेली देखते हो, नहीं देखते हो देखिएगा, एक बार चैनल पर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, वहां पे बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, आप लोग उस पर एक बार जाके रिव्यू जरूर करिएगा। आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पर लगा बहुत बहुत धन्यवाद।